11 जुलाई 2025 की सुबह कर्नाटक का एक जिला है दक्षिण कन्नड़ और वहां का एक कोर्ट है बेलथांगड़ी कोर्ट। उस कोर्ट में सुबह के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास में एक गाड़ी आके रुकती है। उसके साथ 3-4 गाड़ियों का काफिला एक साथ आता है। पहले उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं और निकल के ऐसा घेरा बनाते हैं जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड का जो काम कर रहे हो, किसी वीआईपी आदमी को लाया गया हो, इस तरह से। जैसे ही वो मेन गाड़ी खुलती है और मेन गाड़ी खुलने के बाद एक आदमी उससे निकल के बाहर आता है। उसके हाथ में एक बैग होता है और वो पूरी तरह से काले कपड़े से ढका हुआ होता है। वो काला कलर का पूरा कपड़ा पहना हुआ होता है। उसका चेहरा भी पूरा काला कलर से ढका हुआ होता है। वो एक मास्क पहने हुआ होता है। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी जिससे वो बाहर की तरफ देख सकता था। ऐसा आखिर क्यों किया गया उसने, मतलब क्यों किया उसने? जाहिर सी बात है कि उसकी पहचान को छुपाई जा रही थी। वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाह रहा था और इतनी जो भीड़ थी, इतने जो पुलिस वाले, इतने सिक्योरिटी थे, वो उसकी सुरक्षा के लिए ही थे। वो एक गवाह था और वो कोर्ट में जाके कुछ ऐसी बातें बताने वाला था जिससे अगर ये बात अगर सच्ची होती है और ये बात अगर सच है तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा मामला हो सकता है। ये एक इतना दिल दहला देने वाला न्यूज आने वाले समय हो सकता है। ये अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी यही चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है। उसकी जो बातों को, उसका बयान जो है धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया जाता है और उस बयान में वो कहता है कि मैंने 100 से ज़्यादा लाशों को दफनाया है, जलाया है और उन लाशों में जो है सबसे ज़्यादा लड़कियां या औरतें हुआ करती थी, इक्का दुक्का मर्द भी हुआ करते थे। ये सुन के पूरा मामला जो है, पूरा कोर्ट जो मतलब सुन के सन रह जाता है। सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा ये क्यों कह रहा है और क्या है। और उसके बाद वो एक बात कहता है कि मेरी पहचान को छुपाई जाए और मैं पूरा बयान इसलिए दे रहा हूं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और मैं यहाँ पर बहुत हिम्मत मजबूत करके आया हूँ। मुझे अपने जान का भी डर है और कोर्ट से विनती करता है और पुलिस प्रशासन से विनती करता है कि उसको और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो जो बात बोलने जा रहा था, जो भी ये बयान दिया था उसने, वो किसी बड़े आदमी के खिलाफ था। वो इतना पावरफुल लोग हैं, उनके खिलाफ ये जो बयान दिया था वो उसे पल भर में खत्म कर सकता है। वो जो बयान देता है उसमें कहता है कि उनके पास पावर है, इतनी क्षमता है कि वो अपने विरोधियों को तुरंत गायब करवा सकते हैं, तुरंत नष्ट करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। क्या था ये मामला और क्यों वो ऐसा बोल रहा था किसी बड़े लोग के खिलाफ और क्यों वो आवाज उठा रहा था? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 30 साल पहले। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है यह है कर्नाटक का। कर्नाटक में एक धर्मस्थल मंदिर है, वहां की घटना है जो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। आप लोगों से आग्रह विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पूरा का पूरा न्यूज दिल थाम के देखिए, तब समझ में आएगा कि मामला आखिर क्या है। वो जो आदमी कोर्ट में सरेंडर करता है और वो आता है, वो उसका भी पहचान छुपाया गया है। जाहिर सी बात है, जब उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी जान को खतरा था। ये पूरी बात उसने बताई कि उसे जान को खतरा है, क्योंकि वो जो गवाही दे रहा है, वो जो बयान दे रहा है, उससे उसके जान को खतरा है, तो इसलिए उसकी पहचान को छुपाई गई है। और इसमें जिसके खिलाफ ये बोल रहा था उसकी भी पहचान को हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि उन लोगों के बारे में अभी कोई बात नहीं किया जाए और जो बात उसके बारे में बोला जाएगा उसका उल्टा केस हो जाएगा। मतलब उनका नाम नहीं लेना है, उनका नाम इस वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में नहीं आना चाहिए। चलिए, मामला है 1995 का। जो आदमी है, इसका नाम कुछ भी हो, ये शख्स कह सकते हैं इसको। ये शख्स 1995 में कर्नाटक का एक जगह है जिस जगह का नाम है धर्मस्थल। धर्मस्थल में एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है मंजूनाथ टेम्पल करके। अभी भी बहुत काफी प्रसिद्ध मंदिर है, भोले बाबा से भगवान का मंदिर है वहां पे। 1995 में किसी दोस्त के थ्रू वहां पे उसको एक जॉब लगती है, काम लगती है। काम रहता है उसको साफ सफाई करना। वहां पे एक नदी है, नेत्रावती नदी, जो काफी धार्मिक नदी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं नहाने के लिए। उसके बाद है कि वहाँ से जल उठा के भोले बाबा के दर्शन करते हैं। वहाँ पे वो उसको काम मिलता है नदी की साफ सफाई का। नदी के किनारे जो साफ सफाई होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहाँ गंदगी जो फैलती है उसको साफ सफाई का काम उसको मिलता है। महीना उसका तय होता है 25 रुपया। 25 रुपया उस समय काफ़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट था। आज से 30 साल पहले की बात है। आज के ज़माने में देखें तो इसका वैल्यू कम से कम अभी लगभग 15,000 20,000 के आसपास में। तो उसको नौकरी लगती है, वो खुश रहता है, वो काम कर रहा होता है। अचानक ही कुछ दिन में उसका जो सुपरवाइजर होता है उसको बुला के कहता है कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी है, उसको जाके दफना दो।
वो शौक हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन ज़्यादा इस बात पे विचार इसलिए नहीं करता, ज़्यादा इसलिए नहीं सोचता है कि वो नदी जो है वहाँ से बहुत सारे उसने लाशों को मतलब हड्डियों को देखा था उसने, क्योंकि नदी है, कभी बाढ़ में ऐसे वैसे करके डूब के चले आते हैं, तो बहुत सारी जगह पे उसने देखा था, तो उसको इस बात का ज़्यादा अंदाजा नहीं था। तो इस बार जिसको बोला जाता है कि लाश है, तो वो ज़्यादा नहीं सोचता है, सोचा होगा कि कहीं से डूब गया होगा, मर गया होगा। मंदिर का जो पहचान है और क्या कहते हैं, मंदिर की इज्जत बचाने के लिए, चाहे वहाँ के लोगों की इज्जत बचाने के लिए उसको छुपाया जाता है कि हल्ला ना हो सकता है हल्ला हो जाएगा, इसलिए उस लाश को जाकर वो दफन कर देता है। ऐसा चल रहा था। फिर लगातार लगभग 10 दिन 15 दिन पे ऐसी घटनाएं होने लगी। तो अब वो देखने जो ऑब्जर्व करने लगा कि जो भी लाशें होती थी ज़्यादातर महिलाओं की होती थी और लड़कियों की होती थी, और उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, बहुत कम कपड़े होते थे, वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स होते थे, शायद वो कहीं कहीं उसमें भी नहीं होते थे। तो उसको दिमाग में आया, वो सोचने लगा कि शायद इन लोगों के साथ जो है कुछ ज्यादती हुई है, कुछ बर्बरता हुई है। उसको लगा कि इन लोगों के साथ कुछ गलत काम हुआ है, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट्स जो थे जख्मी थे, प्राइवेट पार्ट पे खून का निशान था और कपड़े नहीं होते थे। ऐसा करते करते लगभग 2-3 साल बीत जाते हैं। 2-3 साल मैंने कुछ लाशों का इस टाइप से किया था, उन्होंने दफन किया था, किसी को जलाया था। तो एक दिन जाके ये अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि सर ये मामला क्या है, ऐसी लाशें आ रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जिस काम के लिए आपने रखा है मैं वो काम करता हूँ, साफ सफाई, लेकिन बीच बीच में जो ये काम आ जाता है मैं कर तो देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है, इसको आप अपने तरीके से समझिए। उस तो सुपरवाइजर कहता है उस समय कि तुम चुपचाप अपना काम करो, इसमें तुमको ज़्यादा इंटरफेयर करने की, तुमको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हासिल किया जाएगा। ये पूरा जो लोग जान रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा परिवार यहीं पे है, तुम यहीं पे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना घट जाए। उस समय ये काफ़ी डर जाता है, क्योंकि ऐसी बातें सुपरवाइजर ने उसके साथ नहीं की। जब वो बोलता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा सर, मुझे ऐसा काम नहीं करना, तो फिर उसे ले जाते हैं और उसके साथ बहुत बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है। उसके बाद वो धमकी दी जाती है कि तुम्हारी फैमिली के साथ भी ऐसा किया जाएगा, तुमने अगर इन सब चीज़ों से करने से मना किया तो, और किसी को बताया, किसी पुलिस के पास गया तो। अब ये उस समय पूरी तरह से समझ चुका था कि वो जिसके अंडर में काम कर रहा था और जितनी भी लाशें इसने दफनाई थी, ये जरूर ही कुछ अनहोनी हुई थी इन लाशों के साथ, इन आदमियों के साथ, इन औरतों के साथ, और जिनके अंदर में ये काम कर रहा था ये काफ़ी पावरफुल लोग हैं जो इनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये काफ़ी डर जाता है। अब धीरे धीरे डर डर के ये काम कर रहा था, लाशों का सिलसिला आता रहता है, महीने में, साल में, 6 महीने में लाशों का सिलसिला आता रहता है। अब ये लाशों को गौर से देखता भी रहता है कि वो सोच में पड़ता था कैसे वो काम कर रहा है। और ज़्यादातर जो लाशें होती महिलाओं की होती थी, लड़कियों की होती थी, कपड़े फटे होते थे, शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, और प्राइवेट पार्ट्स के साथ कुछ गलत हुआ था, आप यूँ कह सकते हैं उनके साथ रेप किया गया था। ये पूरी बात वो समझ जाता है और लाशों को दफन करता रहता है। ये काम करता है दिन में, लेकिन रात में जाके इसको नींद नहीं आती। ये सपने में बार बार उन्हीं लाशों को देखता रहता है। वो बहुत पछताता रहता है कि कहाँ फंस गए, क्यों ऐसा काम कर लिया, अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी बीच में एक और लड़की, जो एक बार इनके सुपरवाइजर आते हैं और कहते हैं कि एक लड़की का जो है इस बार नदी के किनारे नहीं है, वो यहाँ से एक NH लगता है, NH के किनारे एक लाश पड़ी हुई है, उसको जाके तुमको दफन करना है। वो भारी मन से डरते हुए वो जाता तो है, जाके देखता है तो वो लड़की एक मात्र 12 या 13 साल की स्कूल की लड़की थी, जो स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी पता चल रहा था, और नीचे का कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक अंडरगारमेंट्स था, और उसको इस चेहरे से ब्लड आ रहा था। ये भी समझ आता है कि इसके साथ भी जरूर बहुत बड़ी घटना हुई है। लेकिन भारी मन से उस लाश को भी वो दफना देता है। फिर उसका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों यहाँ पे टिका हुआ है, लेकिन उसके साथ वो मजबूरी थी। धीरे धीरे फिर समय बीत रहा था। आपको सौजन्या मर्डर केस याद होगा, 2012 में शायद वो घटना घटी, सौजन्या मर्डर केस। वो सौजन्या भी उसी इलाके से गुजरी थी। वो वहाँ सौजन्या का भी ऐसा ही हुआ था। जो सौजन्या, इसके बारे में हम डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे सौजन्या मर्डर के बारे में, लेकिन मोटा मोटा एक जानकारी आपको बता देते हैं। सौजन्या जो लड़की थी वहाँ की, जहाँ पे उतरती है वहाँ से उसके घर का दूरी या 15 या 20 मिनट का रास्ता था। उस रास्ते से जा रहे थे और अचानक ही वो गायब हो जाती है। रात भर उसको ढूंढा जाता है, परिजन ढूंढते हैं, पुलिस में कंप्लेन होती है, सब जगह ढूंढा जाता है, पर सौजन्या मिलती नहीं है। लेकिन अगले दिन उसी जगह पे पुलिस की कंप्लेन भी की जाती है। अगले दिन उसी जंगल में जहाँ पे ये लोग पहले से ढूंढ चुके होते हैं, उस जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई पूरे बिना कपड़ों के सौजन्या मिलती है।
प्राइवेट पार्ट पे सैंड बालू लगा हुआ था, बालू से भरा गया था, चेहरे पे चोट के निशान थे, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। खैर सौजन्या के बारे में किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये भी एक हुआ था, लेकिन उस लाश को जब वो मर चुकी थी तो उसको दफनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सौजन्या मरी हुई हालत में ही मिल चुकी थी। इसे अब रहा नहीं जाता है, हर रात इसकी बहुत मजबूरी से करती है, ये परेशान हो के जीता है। आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि जो जिन लोगों के अंदर में वो काम कर रहा था इतने पावरफुल लोग थे, समझ जाइए, इसका नाम नहीं ले सकते इस वीडियो में, लेकिन इतने पावरफुल लोग थे कि वो किसी को तुरंत मरवा सकते थे, जो इतनी घटनाओं को अंजाम दिए थे। साल 2014 तक समय आता, लगभग ये 100 तक लाशों को दफन कर चुका था। फिर साल 2014 में ही इनके किसी रिलेटिव की, इनके जान पहचान की एक लड़की गायब हो जाती है, लगभग उसी इलाके से। उस लड़की को भी ढूंढा जाता है, ये भी काफ़ी परेशान थे। इनको डर लग रहा था इसी चीज़ को लेके, लेकिन अचानक से एक दिन सुपरवाइजर फिर आके बोलता है कि एक लाश पड़ी है, जाकर उसको तुमको दफनाना है। वो जब जाता है वहाँ पे तो लाश को जो देखता है तो देखता ही रह जाता है। दरअसल वो लड़की उसी के परिवार की किसी रिलेटिव की थी, जिसको ढूंढने के लिए सारे लोग परेशान थे, और इसके मन में कहीं नहीं कहीं था कि हो ना हो ऐसा उसके सामने कहीं आएगा। वो सच साबित हुआ, और उसके सामने जो आया, भारी मन से उसको तो दफना दिया, लेकिन इस बात का जो पता चला इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, तो भी इसको भी समझ में आ गया कि मतलब उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग जो हैं, ये जो लाश दफना ये शख्स जो है इसी के परिवार की लड़की है। और इसको भी पता चल गया कि इन लोगों को ये बात पता चल गई है। ये एक रात, दिसंबर की रात होती है 2014 की, चुपचाप घर आता है और अपने फैमिली को कहता है कि जल्दी से पूरा सामान पैक करो, हम लोग को यहाँ से निकलना है। वो उसी रात कर्नाटक छोड़ के वहाँ से बाहर भाग जाता है। वो किसी पड़ोसी राज्य में रह के छुप के अपना समय बिताता, अपना नाम बदल लेता है, अपना पहचान बदल लेता है, अपना हुलिया बदल लेता है, और किसी दूसरे नाम से पहचान बना के वो वहाँ रह रहा होता है। वो इस काम को ना करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो उस काम को ना करने से तो उसको तो पीछा तो छूट जाता है, लेकिन वो जो लड़की की, जो जितनी लड़कियों और जितने लाशों को उसने दफनाया था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो कहता है कि उसके सपने में वो आती है, उसको सपने में आकर उसको डराती है, मतलब उसका चेहरा उसको भूल नहीं पाता है। वो पिछले 11 साल से, 2014 में वो चला गया था, 2025, 11 साल से वो सो नहीं पाया था। दिन पर दिन उसे डर लगता रहता है, दिन पर दिन उन लाशों का चेहरा वो उसके सामने आता है। वो ये सोचता था किसी तरह से उन लाशों का अंतिम संस्कार हो जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये भी चाहता है कि जो काम इसने किया है, इससे जो करवाया गया है, इस काम के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये तो चाहता बहुत शुरू से था, लेकिन इस बार जब इसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो ये जुलाई के महीने में 2025 में 3 तारीख को यहाँ आता है, 3 जुलाई 2025 को यहाँ आता है। और इन पूरी बातों की जानकारी जो है, सबसे पहले उसको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी, आप समझ सकते हैं, इतना प्रशासन मजबूत है। तो मतलब वो जो इतने मजबूत आदमी हैं, तो उसके प्रशासन भी जरूर उसके अंडर में रहे होंगे, पुलिस वाले भी मिले होंगे। वो जब 3 तारीख को यहाँ आता है, 3 तारीख को आने के बाद है कि वो पहले एक वकील से मिलता है, काफ़ी ईमानदार वकील होता है, उसको मिलता है। आने के बाद जो है सो, नहीं, 3 तारीख को जो पहले आता है तो वो सबसे पहले वो जाता है उस जगहों पे, 2 जगहों का वो सैंपल कलेक्ट करता है, 2 जगह खुदाई करके वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकालता है, उसका पिक्चर खींचता है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया वकील होते हैं, जो वकील का भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसके पास जाके वो मिलता है, और मिलने के बाद सारी की सारी बातें उसको बताता है। अब ये काफ़ी सेंसिटिव मामला था, इस मामले को लेके उसकी पहचान को छुपाए रखती है, और एक एसपी के पास वकील की मदद से आवेदन दिया जाता है, जिस आवेदन में पूरी की पूरी बात लिखी जाती है कि धर्मस्थल का जो मंजूनाथ मंदिर है, उस मंदिर के विषय में जो है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि ये हिंदू मंदिर है, शिव भगवान का, भोलेनाथ का हिंदू मंदिर है, लेकिन इसको चलाने वाले जो ट्रस्टी होते हैं, जिसको संचालक होते हैं, जो जैन धर्म के होते हैं। इनका जो कारोबार काफ़ी बढ़िया था, जैन धर्म के जो थे, इनका जो काम वाम, बहुत सारा ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोल के रखे हुए हैं, लोगों की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में अच्छे भी हैं। तो ये जो मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग करते हैं। तो ये एसपी के पास पूरा आवेदन दिया जाता है, आवेदन लिखित पन्नों में दिया जाता है, और साथ ही ये भी कहता है कि मुझे और मेरी फैमिली को अगर सुरक्षा मिलती है तब मैं सामने आऊँगा। तो इसको सुरक्षा की गारंटी होती है। और जैसे ही ये मामला धीरे धीरे, जब 11 जुलाई को ये कोर्ट में आता, धीरे धीरे मामला फैल जाता है, तो उस एरिया के जितने भी लोगों के घर की लड़कियां, चाहे लोग गायब थे, धीरे धीरे ये सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं।
उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ अब नया होने वाला है, क्योंकि वो सब लोग भी इंसाफ शुरू से मांग रहे थे, जिनके घरों की लड़कियां गायब हुई थी वो सब भी इंसाफ शुरू से मांग रहे थे। और उन सबको शक था उस परिवार के, उसको जमींदार कह सकते हैं, बड़े लोगों को उनके पर शक था, लेकिन कोई आवाज अकेले नहीं उठा पाता था। अब सब लोग उसके साथ हो जाते हैं और ये धीरे धीरे मामला जो है आंदोलन का रूप ले लेता है, और ये मामला आगे मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस चीज़ को काफ़ी विचार करते हैं और इस मामले को काफ़ी सेंसिटिव मामला जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सुन के ही आपको लग रहा होगा कि क्या से क्या हुआ। इस एक काफ़ी ईमानदार पुलिसों की लिस्ट बनाई जाती है, एक एसएसपी जो काफ़ी ईमानदार होते हैं, इनकी छवि काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे करते करते 20 या 25 लोगों की टीम बनाई जाती है, एसआईटी स्पेशल टीम जो होती बनाई जाती है, और इस मामले को उस पर लगाई जाती है, और काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है, इसकी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसकी पहचान अभी तक छुपाई जा रही है, ये पहचान अपना उजागर तब करेगा जब दोषियों को सजा मिलेगी तब। अब इन सब मामलों को देखते हुए कोर्ट जो है फैसला सुनाती है कि वो सबूत के बारे में, कि हाँ जो ये कहता है कि जहाँ जहाँ उसने लाशें दफनाई है उन सब जगह को जानता है, ये इन सब जगहों पे उसको ले जा सकता है, उसकी खुदाई करवा सकते हैं और लाशें निकलेंगी, सबूत निकलेगा। अब जो कोर्ट है, बेलथांगड़ी कोर्ट, फैसला सुनाता है कि ठीक है, और स्पेशल टीम भी इनके साथ पुलिस की टीम थी, कि इस पर साइन कर देती है। और इसी बीच में जिन लोगों के खिलाफ ये बात हुई थी वो कर्नाटक कोर्ट पहुंच जाते हैं। कर्नाटक कोर्ट पहुंच के वो वहाँ से एक स्टे ऑर्डर लेते हैं, उसमें कहा जाता है कि इन लोगों का नाम ना लिया जाए। काफ़ी पावरफुल लोग हैं, देखिए कोर्ट में भी कर्नाटक कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ से एक स्टे ऑर्डर लेते हैं कि उनका नाम नहीं लिया जाए, उनका नाम किसी भी वीडियो में कोई नहीं ले सकता, ठीक है, नहीं तो उसको उस वीडियो को उसको हटाना पड़ेगा, चाहे उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है या उसको नोटिस भेज सकता है। तो अब जो है खुदाई करने की परमिशन मिलती है। बात है 28 जुलाई की, ये कुछ दिन पहले की बात है। 28 जुलाई को सब कुछ होने के बाद 28 जुलाई को ये शख्स पुलिसों से घिरा हुआ सब लोगों के बीच, ये जिन जिन जगह पर जो नेत्रावती नदी होती है, नदी के किनारे, नेत्रावती नदी के से साइड रोड पर, सब जगह का वो 28 तारीख को जाके 13 जगहों को चिन्हित करता है, 13 निशान लगाया जाता है, जो कि 6 या 7 निशान होते हैं नेत्रावती नदी के जस्ट किनारे, और उसके बाद आगे के निशान रोड साइड में बहुत सारा जगह पर निशान लगाता है। ये 28 तारीख को निशान लगाया जाता है। 29 जुलाई को 2025 ये लोग फर्स्ट टाइम 12 बजे के दिन में एक आदमी, फिर गाड़ी, वही आदमी जो पूरे मास्क वास्क पहने हुआ है, ब्लैक कपड़े में है, पुलिस प्रोटेक्शन है सब जगह। इससे पहले जो पहचान करवाई थी वो जगह पे जाकर पहचान करवाई, तो सब जगहों पे पुलिस प्रोटेक्शन भी लगा दिया जाता है। जहाँ चूँकि 28 तारीख को पहचान करवाई गई थी तो सब जगह पुलिस प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है, उसके साथ उस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, सब कुछ ये किया जाता है। 29 तारीख को पहली जगह की खुदाई होती है, वहाँ पे बुलडोजर लाया जाता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या कहते हैं कि वो जो टीम होती है, जांच की टीम होती है, वो सारी टीम वहाँ पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम भी साथ में रहती है। फर्स्ट खुदाई स्टार्ट होती है। खुदाई करने के क्रम में धीरे धीरे करते 2 से 3 फीट खुदाई होती है। 3 फीट तक खुदाई होने के बाद कुछ निकलता नहीं है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये मामला जो है आज से लगभग ये 14 साल पहले, और उससे भी पहले 19 साल तक वो काम करता रहा। सोचिए, लगभग 30 साल पहले वो इतना पुराना मामला है, तो हो सकता है मट्टी से घिर गया हो, तो धीरे धीरे और खुदाई करते हैं। लेकिन वो उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, 29 तारीख को बारिश वहाँ पे बहुत तेज़ हो रही थी, तो मजदूर जो होते हैं उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और वो जो है सो बुलडोजर का जो बुलडोजर कहता हूँ मैं, वो जेसीबी का जो होता है उसका सहारा वो नहीं ले सकते थे। जेसीबी का सहारा इसलिए ले सकते थे कि वो लाशें जो है नदी के किनारे, जहाँ पे पानी के कारण लाश जो है पूरा गल गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, तो वो उसका सहारा बहुत कम लेते हैं। ऊपर का लगभग 1-2 फीट उससे हटवाते हैं और फिर वो हाथ से खुदाई होती है, फिर छोटे छोटे मशीनों से खुदाई होती है, क्योंकि वो लाश गल गया होगा, जो भी सबूत होगा वो खत्म हो जाएगा। करते करते वो दिन में कितनी बार कोशिश करते हैं, पानी भर जाता, तो जितना खनते थे उससे ज़्यादा तो पानी भर जाता था, तो पानी निकाला जाता, और नदी के किनारे पानी निकाले करते करते लगभग 10 से 11 फीट खुदाई होती है, लेकिन कुछ नहीं निकलता है। फिर उससे पूछा जाता है कि और कितनी खुदाई करनी है, तो वो फिर कहता है कि थोड़ी सी और करिए। करते 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 शाम हो जाती है, लगभग खुदाई होती है 15 या 16 फीट। 15-16 फीट की खुदाई में कुछ नहीं निकलता उस जगह से। फिर उसका परमिशन लिया जाता है। परमिशन लेने के बाद वो कहता है कि नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए, तो उस जगह की खुदाई को छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं 30 जुलाई की। 29 तारीख तो जो खुदाई हुई सिर्फ एक जगह था, क्योंकि समय की कमी थी, बारिश हो रही थी, और ज़्यादातर 15-16 फीट खुदाई हुई, शाम हो गया, इस कारण से काफ़ी परेशानी है। 30 जुलाई की जो सुबह खुदाई होती है, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 और साइट नंबर 4, 5, 6, मतलब 5 साइटों की खुदाई होनी थी। 2 नंबर की खुदाई होती है
फिर वही बात वहां तक जाती है, बात लगभग 12-13 फीट 14 फीट तक जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं मिलता। अब उससे परमिशन लिया जाता है कि खुदाई छोड़ दिया जाए, तो वो बोलता है छोड़ दी छोड़ दे। अब इन लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इनके साथ जो पुलिस थी, इन लोगों को ऐसा ही लग रहा था। 3 नंबर की खुदाई भी की जाती है, उसमें से कुछ खास नहीं मिलता। 4-5 नंबर की खुदाई तक कुछ खास नहीं मिलता। फिर वो 5 नंबर की खुदाई करते करते शाम हो जाती है, लगभग 3 या 4 बज चुका होता। अब बारी आती है 6ठे नंबर की खुदाई। 6ठे नंबर का जो जगह स्पॉट होता है, उसी को जो खुदाई होती है, उस खुदाई में लगभग 3 या 4 फीट खनने के बाद एक ब्लाउज मिलता है, और एक पैन कार्ड, और एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और साथ में मिलता है कुछ कंकाल, कुछ हड्डियों का कंकाल, जिसमें सर का होता है, दोनों जांघों की होती है, कुछ कंकाल होते हैं। जैसे ये निकलता है कंकाल, तो इससे साबित होने लगा था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। जगह पे उसने दफनाया था, ये बात है, सो झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन एक चीज और भी साबित करना था कि ये जो कंकाल है, सो उसने दफनाई थी या फिर कहीं से बह के आया था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कहीं ना कहीं से बह के भी आ जाते थे, या फिर जो कोई जानबूझकर सुसाइड कर लेता था, चाहे डूब के मर जाता था, शुरू की बात बता रहा हूँ, तो उसको जो दफनाया गया था मंदिर का ये छुपाने के लिए, मंदिर की इज्जत बचाने के लिए, और उन लोगों का इस चीज के लिए, तो वो तो नहीं है। साथ में जो दो एक एटीएम निकलता है और एक ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है, तो उसकी जो पहचान होती है, ड्राइविंग लाइसेंस से पता चलता है कि ये एटीएम और जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बेंगलुरु का एक नेक मंगला की रहने वाली, बेंगलुरु का एक जगह है नेक मंगला, वहां की रहने वाली एक महिला है, जिसका नाम है सिंह लक्ष्मी, सिंह या श्री लक्ष्मी करके उनका नाम होता है। उनका बेटा सुरेश करके, उनका बेटा के नाम से पुलिस वहां जाती है ये पड़ताल करने के लिए कि उनके परिवार का कोई लड़का लड़की चाहे कोई बच्चा गायब तो नहीं। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है सुरेश मर चुका है। पुलिस भी अब चौंक जाती है, लेकिन पुलिस जो है उस महिला से बात करती है और महिला को बताती है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, दोनों ड्राइविंग लाइसेंस एटीएम जो है, वो वहां मिला। तो वो महिला कहती है कि इसे हालांकि कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वो महिला कहती है कि उसका जो बेटा है, जो इस दुनिया में अब नहीं है, काफी पीता था वो लड़का। तो पीने के कारण उसको एक बार मंदिर ले जाया जाता है कि चलो वहां पे नहा के भगवान का दर्शन कर लेना। तो वो वहां जाता है नहाने के लिए कि उसके पीने की आदत छूट जाए, इस कारण से वहां जाता है। तो इसी बीच में वहां पे उसका जो है पर्स जो है वो गायब हो जाता है। इस पर्स में एटीएम रहता है और ये ड्राइविंग लाइसेंस रहता है और कुछ कैश वैश भी रहा होगा, तो ये गायब हो जाता है। तो वही वहां पे फेंका हुआ था। तो इससे कोई खास जानकारी मिलती नहीं। अब साइट नंबर 6 की खुदाई में इतने सारे चीज मिलते हैं, उसको सबूतों के लिए इकट्ठा किया जाता है। और आगे इस कहानी को अभी जो है बहुत सारी कहानी अभी बची हुई है। अभी साइट नंबर 7, 8, 9, 10 ऐसे करके उसने 16 जगह मार्किंग किए थे। हाँ, 16 जगह मार्किंग किए थे। और ये कहा जाता है कि साइट नंबर 15, 16, 13 इस सब में कुछ ज्यादा ही है, वहां पे लाशों का अंबार। इस कहानी को आगे हम और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये सच्ची घटना है, जो अभी अगर ये साबित हो जाती है और ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ा मामला आएगा, जो किसी कोई सोच नहीं सकता था। और इस विषय में आगे भी और बात करेंगे। सौजन्या मर्डर केस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। कल, प्रणाम।